अब देखो, अभी तक हम लोगों ने तीन स्ट्रेस की बात करी थी। एक था मेरा नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा मेरा वहां पे क्या था, शियर, और तीसरा मेरा क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर बल्क स्ट्रेस। अब देखो, अगर मैंने यहां पे जो तीन डायग्राम ड्रॉ किए हैं, तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है, ये फर्स्ट डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट डायग्राम इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियली रॉड की लेंथ कितनी थी, L0 थी, और जब मैंने इस तरह से फोर्स अप्लाई किया तो रॉड की लेंथ वहां पे क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। अब बताओ यहां पे किस चीज का चेंज हुआ है? शेप चेंज हुआ है या फिर साइज चेंज हुआ है? तो अगर हम शेप की बात करेंगे, शेप तो अभी भी सिलेंड्रिकल है, लेकिन उसका साइज वहां पे क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो यहां पे हम बात करते हैं कि जो भी रॉड है उसका साइज वहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया वहां पे। सिमिलरली यहां पे जब हम ब्लॉक की बात करते थे तो ब्लॉक के लोअर एंड को हमने फिक्स किया था, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने क्या अप्लाई किया था, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया था। अब होता क्या है, जब इस तरह से हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो भी ब्लॉक रहता है, ये ब्लॉक कुछ इस तरह से डिफॉर्म होता है। अब बताओ, जब ये ब्लॉक इस तरह से डिफॉर्म हो रहा होगा तो यहां पे उसका साइज चेंज हो रहा है या फिर शेप चेंज हो रहा है? तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो भी बॉडी है, इस बॉडी का शेप यहां पे क्या हो गया है, चेंज हो गया है। फिर जो थर्ड केस था, वहां पे क्या था कि हमने एक बॉडी ली थी और बॉडी के सभी तरफ से हमने फोर्स अप्लाई किया था, और जब किसी बॉडी पे हम सभी तरफ से फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में बॉडी का मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिस स्ट्रेस को हमने क्या नाम दिया था, वॉल्यूम स्ट्रेस नाम दिया था या बल्क स्ट्रेस नाम दिया था वहां पे। तो जब इस तरह से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये मेरा प्रेशर P है, और जब इस तरह से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं सभी तरफ से, तो जो बॉल रहता है, बॉल का साइज इतना नहीं रहता है, और बॉल अपना साइज क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो बॉल का मान लो अगर इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V0 है, और जब इस तरह से हमने सभी तरफ से प्रेशर अप्लाई किया तो अब बॉल का वॉल्यूम कितना रह गया, बॉल का वॉल्यूम V रह गया। अब देखो, इन तीनों ही केस में हम क्या बोल रहे हैं, इन तीनों ही केस में बॉडी में क्या डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। और हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि स्ट्रेस कब डेवलप होता है, किसी भी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होगा जब बॉडी के शेप और साइज को हम क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं कि अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो स्ट्रेस के कारण बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज। तो इन तीनों केस में अगर देखोगे तो किसी में शेप चेंज हो रहा है, किसी में क्या हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि जब किसी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है तो स्ट्रेस के कारण उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। और कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो रही है तो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं स्ट्रेन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग वहां पे, स्ट्रेन। लेकिन स्ट्रेन कब डेवलप होगी, स्ट्रेन तभी डेवलप होगा जब बॉडी में स्ट्रेस आएगा। तो अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है तो स्ट्रेस के कारण उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, और जो भी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन बोल रहे हैं। तो स्ट्रेन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं ई से, और इसको हम डिफाइन क्या करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, रेशो है। ये किसका रेशो है, ये रेशो है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी हम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, जब भी हम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेन मेरा यहां पे क्या है, स्ट्रेन मेरा यहां पे रेशो है। किसका रेशो है, ये रेशो है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम बोलेंगे चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब देखो, जो भी स्ट्रेन होते हैं, स्ट्रेन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो स्ट्रेन होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पहला जो स्ट्रेन आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
अब देखो, जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को भी यहां पे हम ई से डिनोट कर रहे हैं, और जो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। या तो इसको ऐसा करो, इसको केवल स्ट्रेन ही लिखो अभी, क्योंकि अभी मैंने स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखा है वहां पे। तो स्ट्रेन को हमने क्या डिफाइन किया? स्ट्रेन को हमने डिफाइन किया रेशियो है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। पहला जो स्ट्रेन आता है वो मेरा आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होता है? ओरिजिनल लेंथ। अब ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि किस स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। तो जो भी डायमेंशन में चेंज आता है, अगर किसी बॉडी के डायमेंशन में चेंज आ रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जैसे यहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसी एक्सिस के अलोंग इसकी लेंथ वहां पे क्या हो गई है? चेंज हो गई है। और कितनी लेंथ चेंज हुई है? लेंथ को, चेंज इन लेंथ को हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो भी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगी उसी को वहां पे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की हम बात कब करेंगे? जबकि हम वो डायमेंशन कंसीडर कर रहे होंगे जिसमें चेंज आया होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जैसे इस केस में जब हम रॉड को खींचेंगे तो यहां पे लेंथ तो इंक्रीज करती ही करती है, साथ में अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर भी वहां पे क्या होता है? डिक्रीज करता है। मान लो अगर पहले डायमीटर डी नॉट है तो बाद में डायमीटर क्या होगा? डी होगा। तो यहां पे जब रॉड को खींचोगे तो उसकी लेंथ भी चेंज होती है, उसके डायमीटर भी चेंज होते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं बोलते हैं, उसको हम लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है कि हम वो डायमेंशन कंसीडर कर रहे हैं जो कि होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स के अलोंग अगर हम कोई डायमेंशन में चेंज कंसीडर कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल है। लेकिन अगर हम वो डायमेंशन कंसीडर कर रहे हैं जो रीस्टोरिंग फोर्स पे परपेंडिकुलर है, उसके चेंज को अगर देख रहे हैं तो उस स्ट्रेन को हम लोग क्या नाम देते हैं? लेटरल स्ट्रेन। फिर नेक्स्ट जो स्ट्रेन हम लोग डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं शियर स्ट्रेन। तो एक होता है मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा मेरा वहां पे क्या होता है? शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन का मतलब क्या है? ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि शियर स्ट्रेन कब डेवलप होगा? शियर स्ट्रेन डेवलप हो रहा होगा जब बॉडी में हम शियर स्ट्रेस की बात कर रहे होंगे। अब होता क्या है? इनिशियली जो लेयर वर्टिकल थी, जब इस तरह से मैंने फोर्स अप्लाई किया तो इनिशियली जो लेयर वर्टिकल थी वो लेयर अब यहां पे कुछ एंगल क्या कर गई है? टर्न कर गई है। अगर ब्लॉक के साइड की लेंथ यहां पे L है, ये डिस्टेंस कितना है? डेल्टा एक्स। तो जो भी tan phi होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सॉलिड के केस में जो लेयर में टर्न आता है ये बहुत स्मॉल होता है और एंगल स्मॉल होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में tan phi विल बी phi। तो जो भी phi रहेगा उसको हम लिखेंगे यहां पे डेल्टा एक्स बाय एल। तो शियर स्ट्रेन का मतलब होता है कि इनिशियली जो लेयर वर्टिकल थी वो लेयर कितना एंगल टिल्ट कर गई है या फिर वो लेयर कितना एंगल टर्न कर गई है। जो थर्ड स्ट्रेन आता है वो आता है मेरा वॉल्यूम स्ट्रेन। और अगेन रिजल्ट ध्यान रखना है कि वॉल्यूम स्ट्रेन कब डेवलप होगा? वॉल्यूम स्ट्रेन डेवलप होगा जब बॉडी पे वॉल्यूम स्ट्रेस आ रहा होगा। अब वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? ईवी से। तो ईवी जो रहता है, ईवी मेरा यहां पे वॉल्यूम स्ट्रेन है, और वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहां पे इनिशियली वॉल्यूम वी नॉट था, जब मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो उसका वॉल्यूम कितना चेंज कर गया? वॉल्यूम चेंज कर गया फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये डेल्टा वी पॉजिटिव भी आ सकता है, डेल्टा वी नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड कर रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या फिर वॉल्यूम मेरा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जो भी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उसी को वहां पे हमने क्या नाम दिया है? वॉल्यूम स्ट्रेन नाम दिया है। क्लियर हुआ? तो स्ट्रेस मेरे तीन टाइप के हैं,
नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा मेरा वहां पे क्या था, शियर था, और तीसरा मेरा क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेस था। सिमिलरली स्ट्रेन भी मेरे तीन है, एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा है शियर स्ट्रेन, और तीसरा मेरा वहां पे क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन। क्लियर? तो नोट डाउन करो इसको यहाँ पे। अब देखो लैब में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी वायर है, वायर पे हम डिफरेंट डिफरेंट लोड को लाके हैंग कर रहे हैं, और लोड के करस्पॉन्डिंगली हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में इलोंगेशन क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो जब लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें करना क्या है, लोड को लाके प्लेस करना है, और उस लोड के करस्पॉन्डिंगली वायर कितना से इलोंगेट कर गया उसको मेजर कर लो। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस, और स्ट्रेस हम कौन सा कैलकुलेट करने जा रहे हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस मेरा क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स मेरा क्या है, mg, जितना mg हमने पुट किया है उसकी वैल्यू पुट कर दो, और एरिया जो रहेगा, एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो जो भी हमने लोड कैलकुलेट किया है उसके करस्पॉन्डिंगली वहां पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट केसेस में स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। फिर साथ में हम लोग कैलकुलेट करते हैं वहां पे स्ट्रेन, और स्ट्रेन कैसे मिलेगा, सभी केसेस में हमें इलोंगेशन मालूम है, चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ। तो जब लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास 4 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में हम लोड लिखते हैं, सेकंड कॉलम में हम रीडिंग एंटर करते हैं इलोंगेशन की, थर्ड कॉलम में हम स्ट्रेस मेजर करते हैं, फोर्थ कॉलम में मेजर क्या करते हैं, स्ट्रेन। और अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेस है और स्ट्रेन है उनके बीच का हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। और ध्यान है, ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है, ये ग्राफ हमने कब प्लॉट किया है, जब लोडिंग जो है वो हमारी क्या है, लोडिंग हमने स्मॉल रखी है, जिससे मटेरियल अभी भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। अब डिफरेंट डिफरेंट केस में जो स्ट्रेस आता है और जो स्ट्रेन आता है उन सबको प्लॉट किया जाता है, और इन सभी पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन मेरी स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाती है। तो पहले हमने लोड अप्लाई किया, इलोंगेशन कैलकुलेट किया, फिर एक टेबल में स्ट्रेस कैलकुलेट किया, एक टेबल में स्ट्रेन कैलकुलेट किया, स्ट्रेस और स्ट्रेन को प्लॉट किया, और जब हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमें कैसा दिखाई देता है, स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है। और ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इस लाइन की इक्वेशन होती है y = mx। m वहां पे रिप्रेजेंट करता है लाइन का स्लोप। यहां पे हम ये भी बोलते हैं कि y जो है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, x है। तो सेम चीज यहां पे जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन है। और इसी को वहां पे हमने नाम दिया है हुक्स लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या डिफाइन करता है, हुक्स लॉ डिफाइन करता है कि विथ इन इलास्टिक लिमिट, जो भी हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ क्या डिफाइन कर रहा है, हुक्स लॉ डिफाइन कर रहा है कि विथ इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन है। अब इस केस में प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो रिजल्ट मेरा क्या निकल के आएगा, रिजल्ट मेरा निकल के आएगा स्ट्रेस इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू क्या हो गया, स्ट्रेन। ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जो भी हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ वैलिड है विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, हमने लोड अप्लाई किया, वायर इलोंगेट कर गया, जैसे हम लोड रिमूव करेंगे वायर अपना ओरिजिनल शेप क्या कर जाएगा, रिगेन कर जाएगा। जो भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, ई से, और ई को हम क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बेसिकली रेशो है, किसका रेशो है, तो ये रेशो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है या कई बार डेफिनेशन आती है कि डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी मटेरियल के लिए होती है, तो जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो रेशो है, किसका रेशो है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का। अब स्ट्रेस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्ट्रेन भी डिफरेंट टाइप का होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं y, y का मतलब होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरे को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्लियर हुआ? तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं कि यंग मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, और फिर मेरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। तो उससे पहले इसको नोट डाउन करो यहां पे। इससे पहले हम जिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं y, और जो भी y है, y को हम क्या डिफाइन करते हैं, y को हम डिफाइन करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो, जब हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो उसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रेस। लेकिन कौन सा स्ट्रेस है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस की। नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं, कई बार इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर? तो जब हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं कि रेशो है, और ये किसका रेशो है, ये रेशो है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब था कि अगर किसी बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है और वो रीस्टोरिंग फोर्स एरिया पे परपेंडिकुलर है, तो जो भी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप होगा उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में बॉडी पे रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, जिस डायरेक्शन में बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में कोई डायमेंशन में चेंज आ रहा है तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। लेकिन जिस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, अगर उसके परपेंडिकुलर कोई डायमेंशन चेंज हो रहा है तो फिर वहां पे हम लैटरल स्ट्रेन की बात करते हैं। तो यहां पे y का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और वायर के केस में क्या बोलोगे, जैसे ये हमारा डायग्राम था वहां पे कि वायर था, वायर के नीचे हमने एक ब्लॉक को लाके क्या किया था, हैंग किया था। ब्लॉक का मास कितना था, m था। अगर मुझे इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है तो y को हम क्या करेंगे, y को हम लिखेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हो जाएगा, mg, क्योंकि जो भी रीस्टोरिंग फोर्स है वो यहां पे किसके बराबर है, mg के बराबर है, अपॉन पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो जो भी स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस हो जाएगा टेंशन T अपॉन T किसके बराबर है, mg के बराबर है, तो ये जाएगा mg अपॉन एरिया ऑफ दिस वायर, और एरिया कितना हो गया, पाई डी स्क्वायर बाय 4 अपॉन, अब जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ। तो इससे पहले जो मैंने सेटअप ड्रॉ किया था उस सेटअप में हम क्या कर रहे थे, हुक्स लॉ को वेरीफाई कर रहे थे। देखोगे स्कूल में वहां पे क्या करता है, एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है जिसको सर्ल्स एपरेटस बोलते हैं, और उस एपरेटस से हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जब लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहां पे स्टील वायर होता है। अब स्टील वायर के केस में हमने डिफरेंट केस में स्ट्रेस कैलकुलेट किया, डिफरेंट केस में स्ट्रेन कैलकुलेट किया। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वहां पे स्ट्रेस मेरा कौन सा था, नॉर्मल स्ट्रेस था, स्ट्रेन कौन सी थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन थी। तो नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या दे देगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे देगा। तो वो जो टेबल बनता है उसमें एक कॉलम और बनाते हैं और डिफरेंट केस में हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और बाद में एरर को कम करने के लिए y का वहां पे हम क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो इस केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हो जाएगा mg अपॉन एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ। तो इस केस की अगर हम बात करेंगे तो यही मेरा यहां पे क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। क्लियर हुआ? तो इतना नोट डाउन करो। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज देखेंगे कि न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करेंगे। तो नोट डाउन करो पहले इतना। अब देखो यहां पे क्वेश्चन देखो जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेस्ड है, यानी उस फॉर्मूले को हम लोग यहां पे यूज करेंगे। अब न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि हमारे पास एक रॉड है, रॉड की नेचुरल लेंथ L0 है, इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रॉड की डेंसिटी रो है, और रॉड का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, Y है।
ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमेशा मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए y अलग होगा, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो y की वैल्यू अलग होगी, कॉपर की बात कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। तो यहां पे जो भी रॉड है, रॉड को हम इस एंड के अबाउट रोटेट करा रहे हैं और अभी हम इसको रोटेट करा रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट द टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस रॉड। तो होता क्या है, जब इस रॉड को हम इस एंड के अबाउट रोटेट कराते हैं तो रॉड यहां पे क्या करता है, इलोंगेट करता है। अब मुझे अगर रॉड का इलोंगेशन फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वहां पे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक या फिर इलोंगेशन से पहले क्वेश्चन में इलोंगेशन भी कैलकुलेट करना है, साथ में ये भी लिखो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है स्ट्रेस भी। तो इस न्यूमेरिकल में दो चीजें कैलकुलेट करनी है। जब इस रॉड को हम एंड के अबाउट रोटेट करा रहे हैं तो एक तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल इलोंगेशन इन दिस रॉड, और दूसरा हमें फाइंड आउट क्या करना है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है स्ट्रेस। इस रॉड में स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ। अब देखो, अगर मुझे इस रॉड में स्ट्रेस फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ, तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस रॉड की स्टडी करेंगे। हम कहां पे बैठ के, रॉड पे ही बैठ के। तो इमेजिन करो कि एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर मेरा कहां बैठा हुआ है, रॉड पे बैठा हुआ है। अब ये जो ऑब्जर्वर है अगले स्टेप में क्या कर रहा है, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को यहां पे डिफाइन कर दो x। तो अब जो ऑब्जर्वर है कर क्या रहा है, जो भी ऑब्जर्वर है वो रॉड पे बैठ के इस पूरे पार्ट की क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। क्लियर रहा? तो हम पूरी रॉड की स्टडी नहीं करने जा रहे हैं। जो भी ऑब्जर्वर रॉड पे बैठा है वो केवल कितने पोर्शन की स्टडी कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है रॉड के उस पोर्शन की जिसकी लेंथ वहां पे कितनी है, L0 माइनस एक्स है। देना सॉलिड के केस में, सॉलिड के केस में जो इलोंगेशन होता है वो बहुत स्मॉल होता है। तो अभी भी लेंथ एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली हम कितनी लेके चलेंगे, L0 ही लेके चलेंगे वहां पे। तो अगर ये लेंथ L0 है तो रॉड पे बैठ के हम कितने पोर्शन की स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं L0 माइनस एक्स की। अब जो ऑब्जर्वर रॉड पे बैठा है वो ऑब्जर्वर क्या डिफाइन करेगा कि जो भी ये रॉड का पोर्शन है इस पे इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है। तो जब ये ऑब्जर्वर इतने पूरे पोर्शन की स्टडी करेगा तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां दिखाई देगा, बाहर की ओर दिखाई देगा। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस रॉड के पोर्शन को बाहर लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो इस पोर्शन को जाने नहीं देगा और वो इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, पुल करेगा। अब ये जो पोर्शन है इस पोर्शन के ऊपर कितना रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, वही मेरा उस पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा। तो अगर मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है तो टेंशन किसके बराबर होगा, टेंशन होगा जो भी टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। और ये कौन बोल रहा होगा, ये बोल रहा होगा वो ऑब्जर्वर जो रॉड पे बैठा है। तो अगर मुझे रॉड में x डिस्टेंस पे टेंशन फाइंड आउट करना है, अगर मुझे रॉड में x डिस्टेंस पे टेंशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम रिमेनिंग पोर्शन पे कैलकुलेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कैसे कैलकुलेट करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसका फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे mr ओमेगा स्क्वायर। अब जब हम r की बात करेंगे तो r वहां पे सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है और रॉड के हर पार्टिकल के लिए r वहां पे क्या है, डिफरेंट है। तो अब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो सबसे पहले मान लो यहां पे ये डिस्टेंस मान लो y, और अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में हम y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का एक एलिमेंट ले रहे हैं।
क्लियर? तो मैं y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का एक एलिमेंट ले रहा हूं। अब जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, इस एलिमेंट का मास क्या होगा? इस एलिमेंट का मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया इसका a इंटू dy। अब ये जो भी एलिमेंट है, ये जो भी एलिमेंट है, इसका मास dm है और ये y डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर एक्सपीरियंस करेगा। और कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा dm इंटू y इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ध्यान है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने कैलकुलेट किया है केवल एक एलिमेंट पे। तो अगले स्टेप में क्या हो गया? अगले स्टेप में हो गया df। dm की जगह क्या पुट करोगे? dm की जगह पुट करोगे रो a इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहां पे y है इंटू dy। देखो यही कि नहीं है, dm की जगह पुट करो रो इंटू a इंटू क्या हो गया? dy, साथ में क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर y। तो ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इस एलिमेंट ने बाहर की ओर एक्सपीरियंस किया है। और इस रॉड में ऐसे यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अगर मुझे टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा? y की वैल्यू इनिशियली x है और बाद में y की वैल्यू कितनी है? L0 है। तो जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा उसको मैं FC से डिनोट कर रहा हूं भी। और जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो हो जाएगा रो a ओमेगा स्क्वायर। y का इंटीग्रेशन कितना हो गया? y स्क्वायर बाय 2, साथ में पुट करो लिमिट, इनिशियली लिमिट x, बाद में लिमिट कितनी? L0। तो जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वही उस पॉइंट पे क्या होगा? टेंशन होगा। तो टेंशन कितना निकल के आ गया? टेंशन निकल के आ गया रो a ओमेगा स्क्वायर बाय 2। लिमिट पुट करोगे तो रिजल्ट निकल के आएगा L0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब T वहां पे क्या है? T उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला, T उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला मेरा क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इस एरिया पे कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो जो भी नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी T बाय A। और T बाय A कितना हो गया? रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू L0 स्क्वायर माइनस कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। और ध्यान है, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किससे सिमिलर है? ये इक्वेशन सिमिलर है y इक्वल टू सी। ये पूरी टर्म मेरी कांस्टेंट है तो रिजल्ट हो जाएगा y इक्वल टू सी माइनस ए एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर मैं स्ट्रेस और x के बीच का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो ग्राफ मेरा यहां पे क्या होगा? पैराबोला होगा। फिर देखो यहां से हमें यह भी पता चलता है कि स्ट्रेस हर जगह सेम नहीं है, स्ट्रेस हर जगह क्या है? डिफरेंट है। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू कितनी कर दूं? L0 कर दूं। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू कितनी कर दूं? L0 कर दूं। यानी यहां पे मैं स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो जब मैं x की वैल्यू L0 पुट करूंगा तो वहां पे स्ट्रेस मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं तो इसका मतलब है कि नॉर्मल स्ट्रेस मेरा क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना पॉसिबल है? रो ओमेगा स्क्वायर L0 स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब है कि जब इस रॉड को हम रोटेट कराएंगे, जब इस रॉड को हम रोटेट कराएंगे तो डिफरेंट पोजीशन पे स्ट्रेस मेरा क्या होगा? डिफरेंट होगा। इस पोजीशन पे स्ट्रेस मेरा मिनिमम होगा और इस पोजीशन पे स्ट्रेस मेरा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जो भी रॉड है, इस रॉड की सर्टेन क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो अगर हम रॉड की एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा दें, इस फॉर्मूले को देखो, अगर हम रॉड की एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस भी मेरा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और किसी टाइम पे अगर ये स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्रॉस कर गया तो मटेरियल वहां से क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा। तो कभी भी ये रॉड अगर ब्रेक होगी तो हमेशा ध्यान रखना, रॉड जब भी टूटेगी रॉड हमेशा एक्सिस के पास से ही टूटेगी, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रेस मैक्सिमम वहीं पे डेवलप होगा। क्लियर? अब इस फॉर्मूले से मैंने कैलकुलेट तो कर लिया यहां पे स्ट्रेस। अब मुझे साथ में क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है टोटल इलोंगेशन। अब टोटल इलोंगेशन कैसे मिलेगी वहां पे? तो फिर से डायग्राम ड्रॉ करो। ये मेरी यहां पे रॉड थी
और जो भी रॉड है, रॉड को हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। रॉड की लेंथ वहां पे क्या दी हुई थी, रॉड की लेंथ L0 थी वहां पे, और इसको हमने रोटेट कराया था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। अब देखो, अगर मुझे टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट करना है तो मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा y का मतलब क्या होता है, y का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन क्या हो गया, स्ट्रेन। अब हमें यह मालूम है कि इस रॉड में डेवलप होने वाला स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं है, ये स्ट्रेस मेरा वेरिएबल है, और हर जगह अगर स्ट्रेस वेरिएबल होगा तो स्ट्रेन भी हर जगह वहां पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर मुझे अगर मुझे टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस रॉड में हम एक एलिमेंट लेंगे, ये एलिमेंट हमने कितने डिस्टेंस पे लिया, ये लिया एट ए डिस्टेंस x, और इसकी थिकनेस कितनी है, dx। तो dx जो है, dx इस एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ है। तो इस रॉड में मैंने x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है, लेकिन जब ये रॉड रोटेट करेगी तो ये एलिमेंट वहां पे इलोंगेट कर जाएगा। तो मान लो dy क्या है, dy रिप्रेजेंट कर रहा है इस एलिमेंट में होने वाला इलोंगेशन। क्लियर? तो जो एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है उसकी लेंथ dx है, और जब इसको मैंने रोटेट कराया तो इलोंगेशन कितना डेवलप हो गया, dy। अब सबसे पहले मुझे अगर यहां पे रिलेट करना है तो मैं किसको रिलेट करूंगा इस फॉर्मूले से, और कैसे रिलेट करूंगा, y। स्ट्रेस कितना हो गया, स्ट्रेस हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन अपॉन क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A अपॉन स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन का मतलब हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब अगले स्टेप में रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है dy इक्वल्स टू t अपॉन ay इंटू क्या हो गया, dx। अब ध्यान, जो भी टेंशन है, टेंशन किसका फंक्शन है, टेंशन फंक्शन है x का, तो t की वैल्यू पुट करो तो रिजल्ट हो जाएगा dy इक्वल्स टू रो a। रिजल्ट वहां पे देखो, वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं t बाय a, t अपॉन कितना हो गया, ay इंटू dx। अब t की वैल्यू पुट करो, t मैंने यहां पे कितना कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट किया था रो a ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू ay, साथ में यहां पे क्या होगा, L0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो यही कि नहीं है, जो भी टेंशन मैंने कैलकुलेट किया था एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस टेंशन को मैंने यहां पे क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब a वाली टर्म मेरी यहां पे क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ये जो इलोंगेशन निकल के आ रहा है, ये इलोंगेशन तो एक एलिमेंट में निकल के आ रहा है, और इस रॉड में तो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इन सभी एलिमेंट में क्या हो रहा है, इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मुझे टोटल इलोंगेशन कैलकुलेट करना होगा तो मैं इसको यहां पे क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके L0 तक। अब dy का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या दे देगा, टोटल इलोंगेशन। क्या चीज मेरी कांस्टेंट है, रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2y टर्म मेरी कांस्टेंट है। अब इसको इंटीग्रेट करो, L0 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का कितना हो गया, x क्यूब बाय 3। कहां से कहां लिमिट पुट करनी है, 0 से लेके L0 तक। अब वैल्यू सबकी पुट करोगे तो डेल्टा L हो जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2y। अगले स्टेप में क्या होगा, x की वैल्यू पुट करोगे तो L0 क्यूब माइनस L0 क्यूब बाय 3। सॉल्व करोगे यहां पे तो 2 वाली टर्म L0 क्यूब माइनस L0 क्यूब बाय 3, सॉल्व करोगे तो 2 L0 क्यूब बाय 3 बनेगा, 2 वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, और जो भी टोटल इलोंगेशन निकल के आएगा वो आएगा रो ओमेगा स्क्वायर L0 क्यूब अपॉन 3y। देखो यही होगा कि नहीं होगा, वहां पे t की वैल्यू पुट कर दी, यहां पे रिजल्ट क्या निकल के आ गया, L0 क्यूब माइनस L0 क्यूब बाय 3, 2 वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, यही मेरी यहां पे क्या होगी, टोटल इलोंगेशन होगी। तो जब इस रॉड को मैं रोटेट कराऊंगा तो इस रॉड में इतना स्ट्रेस डेवलप होगा, ये स्ट्रेस मेरा वेरिएबल होगा, और ये इस रॉड में डेवलप होने वाला क्या होगा, इलोंगेशन होगा।
और ये रिजल्ट क्या बताता है कि ओमेगा जितना ज्यादा हम इंक्रीज कराएंगे, ओमेगा जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, इलोंगेशन भी वहां पे क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? तो इसको नोट डाउन कर लो यहां पे। अब देखो, अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया वहां पे मैंने एक्स डिस्टेंस पे क्या किया, स्ट्रेस फाइंड आउट किया था, और बाद में मैंने फाइंड आउट किया था टोटल इलोंगेशन इन दिस रॉड। अब देखो, इससे पहले जब मैंने स्ट्रेस फाइंड आउट किया तो वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने इतने पूरे पोर्शन की स्टडी करी थी, कहां पे जाके, रॉड पे जाके, और इतने पूरे पोर्शन पे जो लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स था उसको हमने टेंशन से बैलेंस कर दिया था। किस ऑब्जर्वर के लिए? उस ऑब्जर्वर के लिए जो रॉड पे बैठा हुआ था। लेकिन वहां पे जब हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट किया था तो वहां पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ा था। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है कि हम केवल कितने पोर्शन की स्टडी कर रहे हैं, हम केवल स्टडी कर रहे हैं उस पोर्शन की जो कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L0 माइनस एक्स। अब हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इतने पूरे पोर्शन की स्टडी कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ये जो एलिमेंट रहेगा, ये जो पार्ट रहेगा रॉड का, ये रॉड का पार्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो ये ऑब्जर्वर क्या डिफाइन करेगा कि ये पार्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। अब इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो पूरा पार्ट होगा उसका मास क्या होगा, उसका मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया, A इंटू L0 माइनस एक्स। अब अगले स्टेप में इमेजिन करो कि ये जो मास है, ये मास कहां पे है, ये मास इसके सेंटर पे है। तो ये मास अगर मैंने इमेजिन कर लिया कहां पे, इसके सेंटर पे, तो ये जो मास मैंने इमेजिन किया है सेंटर पे, बताओ ये एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस था वो मेरा डिस्टेंस कितना था, x, और ये जो डिस्टेंस रहेगा ये डिस्टेंस हो जाएगा L0 माइनस एक्स बाय 2। देखो यही है कि नहीं वहां पे। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, और ये जो पार्ट है इस पार्ट के मास को हमने कहां पे मान लिया, उसके सेंटर पे। तो जो भी मास है वो एक्सिस से r डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, तो r रेडियस कितना हो जाएगा, r रेडियस हो जाएगा वहां पे x प्लस L0 माइनस एक्स बाई 2। तो अगले स्टेप में r कितना निकल के आ गया, यहां पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट यहां पे हो जाएगा L0 प्लस एक्स बाई 2। देखो यही है कि नहीं है वहां पे। अब ये मास यहां पे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, रिमेनिंग पार्ट का टेंशन। और t को हम क्या लिखेंगे, t को हम लिखेंगे dm इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर दो वहां पे। तो dm कितना था, dm था वहां पे रो इंटू ए, रो इंटू ए, साथ में क्या था L0 माइनस एक्स। r कितना हो गया, r हो गया L0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो जो भी टेंशन रहेगा वो हो जाएगा रो ए ओमेगा स्क्वायर बाय 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो रिजल्ट होगा L0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a को इधर लेके आओगे तो जो भी स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस हो जाएगा t बाय ए, और अगेन फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में L0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यही रिजल्ट मैंने प्रूव किया था इंटीग्रेशन से। तो अगर इस रॉड में मुझे किसी पोजीशन पे टेंशन फाइंड आउट करना है, तो एक तो मेथड है कि हम इंटीग्रेट करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करें, रॉड पे बैठ के उसको टेंशन से बैलेंस कर दें, या फिर दूसरा मेथड क्या है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, इस पूरे मास को मान लो सेंटर पे, और ये मास सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, टेंशन। तो इस तरह से भी हम टेंशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नोट डाउन करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन।